तो आज सदन में अखिलेश वर्सेस योगी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष के हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने जहां योगी सरकार पर निशाना साधा, अखिलेश यादव ने लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जीरो टॉलरेंस पर योगी सरकार को घेरा। साथ ही अखिलेश ने जातिगत जनगणना को लेकर सवाल दागे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के सभी सवालों के जवाब दिए। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी में लगातार विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर है और उत्तर प्रदेश में निवेश लगातार बढ़ रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अब यूपी में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद खत्म किया गया है। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सदन में अखिलेश की तकरार, योगी का करारा प्रहार। क्योंकि बच्चे सब श्रमिकों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। उन्हें जाति और मजहब में मत बांटो, वे प्रदेश की अमानत हैं। सदन में अखिलेश के सवाल, जीरो टॉलरेंस पर बवाल। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है आपकी? ये जीरो टॉलरेंस क्राइम बीजेपी के लिए जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो चाहे सो कर ले। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। उसका परिणाम यह हम सबके सामने आए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया, आजम को झूठा फंसाया। वहीं सपा के विधायक को झूठा फंसा दिया, झूठा फंसा दिया। और केवल वोट के लिए मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भेज दिया, उनके परिवार के लोगों को जेल भेज दिया, केवल वोट के लिए। आज प्रदेश के बारे में नेता प्रतिपक्ष जो आंकड़े यहां प्रस्तुत कर रहे थे, वे वास्तविक आंकड़े नहीं थे। उन्होंने जो भी तथ्य यहां पे रखे थे, मुझे लगता है कि अच्छा होमवर्क नहीं हो पाया होगा उनका। वैसे भी उनके पास फुर्सत कहां है कि होमवर्क कर सकें और उनके बारे में देख सकें। सदन में जाति जनगणना पर अखिलेश वर्सेस योगी। आजादी के बाद अगर किसी ने जाति जनगणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है, उसी रास्ते पर। इसलिए आज हम नई राजनीति के नए उसी पुराने सिद्धांत को अपना करके चल रहे हैं। उन महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारक किसी भी सरकार ने बनाए हों, उन स्मारकों को तोड़ने की बात, करने की बात की जाती थी सपा की सरकार के समय। तब पीडीए की बात याद नहीं आ रही थी, तब पीडीए नहीं था। ये जाति, जब एक गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी, तब पीडीए नहीं था। योगी की ललकार 2024 और 2027 में भी तैयार। जब आपका नारा हो सबका साथ सबका विकास, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जाति इनका एक झुनझुना है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं, तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं। 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। और अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। आपके सामने वो सवाल रखने जा रहे हैं जिस पर फोकस रहेगी हमारी डिबेट। सवाल नंबर 1, सदन में योगी क्यों बोले विपक्ष ने नहीं किया होमवर्क? जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जो तर्क विपक्ष की तरफ से रखे गए, उसके बदले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होमवर्क करने की फुर्सत नहीं है विपक्ष को। सवाल नंबर 2, सदन में जीरो टॉलरेंस पर क्यों बवाल? जीरो टॉलरेंस की बात सरकार की ओर से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कही गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दरअसल ये जीरो टॉलरेंस उन कार्यकर्ताओं के लिए है जिनको अपराध करने की खुली छूट दी गई है। सवाल नंबर 3, योगी ने क्यों कहा 24 और 27 में भी तैयार? मतलब बीजेपी, योगी सरकार यह दावा कर रही है कि 24 तो 24, 27 पर भी हमारी नजर है, 27 में भी बीजेपी की वापसी होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है।
हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, गौरव चाचरा जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता, सुभाष चंद्र यादव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल गौरव चाचरा जी आपसे, आज जितने सवाल पूछे गए सदन के अंदर, जो बातें, जो फैक्ट्स नेता प्रतिपक्ष की तरफ से रखी गई सदन में, उन सब का जवाब मुख्यमंत्री योगी ने दिया। जीरो टॉलरेंस पर बवाल हुआ, लॉ एंड ऑर्डर जिसकी चर्चा करती, भाई भतीजावाद की भी बात हुई, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री ये कह गए कि 24 तो क्या, हम 27 के लिए भी तैयार हैं। आपके पास तो होमवर्क का ही समय नहीं है। देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनसे उनके क्षेत्र की जनता दुखी है। छल कपट और झूठ की राजनीति कर जनता का विश्वास जीत के ये सत्ता की, जिन्होंने मलाई तो चाट ली, सत्ता की कुर्सी पे तो बैठ गए, मगर वो वादे जो जनता से किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। इनका होमवर्क करने का इनको टाइम नहीं था। वो गड्ढा मुक्ति का जो वादा किया था, 100 दिन ये मांगते थे, क्या हुआ उन 100 दिनों का? वो कब आएंगे 100 दिन जो गड्ढा मुक्त होएगा उत्तर प्रदेश? क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? क्या महिला अपराध थम गया? क्या आज करप्शन खत्म हो गई? आज एमएसएमई लोन के लिए कोई जाता है, 10 लाख का लोन सब्सिडी वाला लेने जाता है तो अधिकारी उससे 1.5 लाख रुपए खुले में रिश्वत मांग रहे हैं। क्या वो थम गई है? आज स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए, आज अस्पतालों की हालत देख लीजिए। अस्पतालों में ना स्ट्रेचर है, ना डॉक्टर है और ना है सफाई। बजट पे बजट पेश किए जा रहे हैं भाजपाई। इनसे जनता का कोई समाधान नहीं होएगा। इससे उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे नहीं जाएगा। जनता इस बार मन बना चुकी है, पहचान चुकी है। 2024 का चुनाव में देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। आपका जवाब शरद त्रिवेदी जी। आस्था जी, देखिए, हमको जवाब देने की जरूरत नहीं। जनता तो 2012 से जब जब ये चुनाव में खड़े हुए हैं तब तब जनता ने इनको जवाब दे दिया है। 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा, निकाय चुनाव, मेयर का चुनाव, जब जब ये चुनाव में लड़े हैं जनता ने इनको जवाब दे दिया है कि अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है जिसको ये छोड़ के गए थे। जिस उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को निकाला गया, अब ये वो उत्तर प्रदेश है ही नहीं। आप देखें कि 16% निवेश जो है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा 16% निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मैं नहीं कह रहा हूं, और जो अभी आंकड़े गिना रहे थे हमारे अखिलेश साहब, वो उसमें आपको बता दूं कि 2021-2022 में मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश की रही है। हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया टुडे मैगजीन में 26 दिसंबर 2022 के इशू में 51 पेज पे ये कहा गया है, हमने नहीं कहा है। तो जनता कर रही है। अब जिस तरह का निवेश हो रहा है, जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो सपने इन्होंने देखे थे वो भी हमने पूरे कर दिए। हमने जो देखे थे वो तो हमने किए ही। आप देखें कि जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सपना इन्होंने देखा था, हमने बना दिया। मेरठ एक्सप्रेसवे का सपना इन्होंने देखा था, हमने बना दिया। सरयू परियोजना जो 45 साल से बन रही थी वो हमने बना दिया। तो जिस तरह का विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, उस तरह का विकास कार्य उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने शौचालय बनाए, 43 लाख मकान बनाए, 1 करोड़ 80 लाख बिजली के कनेक्शन, 1 करोड़ 70 लाख गैस के कनेक्शन दिए हैं। इतिहास में कभी हुआ हो तो बता दें। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व के इतिहास में किसी देश में, राज्य की बात नहीं कर रहे, किसी देश में इस तरह का कार्य हुआ हो तो मुझे बता दें। सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की आज ही सुबेरे आया है 7.8। ठीक है शरद जी, आप विस्तार से सरकार का कामकाज और फर्क क्या है उसके तथ्य रख रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। प्रियंका गुप्ता जी, आज सदन के भीतर विपक्ष के सवाल और उसमें जातिगत जनगणना का जिक्र भी हुआ। अखिलेश यादव ने बीजेपी को तो घेरा ही, लेकिन घेरने की शुरुआत कांग्रेस से की कि आजादी के बाद किसी ने इसको रोका तो वो कांग्रेस थी, और अब बीजेपी भी उसी पाथ पर चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बजट जिसकी बात आज चल रही है उसमें कितने ही विभाग हैं जिनमें भी 50% भी बजट खर्च नहीं हुआ। चिकित्सा विभाग, आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों पर एक डॉक्टर भी नहीं है। ये है हमारे चिकित्सा विभाग की असलियत। अगर आप स्ट्रेचर की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें तो बेहाल है। और आप जो बातें करते हैं ना, वो हवा हवाई करते हैं। कम से कम आप ये बताइए कि जो आपने आवारा पशुओं की समस्या पे बात की थी वो कहाँ है? आप बताएं, रोड के गड्ढे जिस पे तारीख पे तारीख आपने दी, पर आज तक वो रोड के गड्ढे भर नहीं पाए। किसको आपने स्कूटी देने का वादा किया, अभी तक मेधावी छात्र वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपने कोई स्कूटी नहीं दी। कुछ परियोजनाएं तो ऐसी हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती चली जा रही हैं। गंगा को साफ करने का वादा किया था, क्या हो गई गंगा मैया साफ? 24 में क्या मुंह लेकर जाएंगे आप?
बात कर रहे हैं कि आप 24 के लिए तैयार बैठे हैं। जातिगत जनगणना की अगर बात की जाए तो आज कांग्रेस पार्टी हर राज्य में जहां जहां वो जीत रही है वहां वहां कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना कराने ठीक है, आप उसका वायदा कर रहे हैं, आप उसका वायदा कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल आपसे पूछा गया कि आजादी के बाद 70 साल बीत गए, अभी तक उसकी याद आपको क्यों नहीं आई, तो उस बात का कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल कोई जवाब मिलता नहीं है। सुभाष चंद्र यादव हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव, बताइए, कांग्रेस कह रही है कि अब हम जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिस भी राज्य में, जातिगत जनगणना का बिल्कुल क्लियर कट वादा और बात जनता के सामने रख रहे हैं। बीजेपी का इस पर ढुलमुल और गोलमोल रवैया है। आस्था जी, मैं अखिलेश यादव जी के बयानों को कोट करते हुए बोलूंगा। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार बोला कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी शुरुआत से हमेशा थोड़ा अटकाती आई है और कांग्रेस पार्टी की वजह से जातिगत जनगणना हो नहीं पाई, लेकिन मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है। जिस प्रकार 2011 के जो जातिगत आंकड़े थे, 2011 के अंदर केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने 2011 के जातिगत आंकड़े को सार्वजनिक करने का कोई प्रयास नहीं किया और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उस सरकार को समर्थन देकर रखा था, लेकिन सपा और बसपा ने कभी भी कांग्रेस के ऊपर यह दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया कि भैया 2011 के जातिगत आंकड़ों का सार्वजनिक कर दीजिए। और समाजवादी पार्टी आज ये जातिगत जनगणना की बात आ रही है, तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने कमेटी बनाई थी सामाजिक न्याय समिति की और उस कमेटी के अध्यक्ष थे तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुमदेव सिंह जी, और उन्होंने 8 अक्टूबर 2001 को कमेटी के अंदर रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी। अब आस्था जी, 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के अंदर समाजवादी पार्टी काबिज थी, 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी काबिज थी, लेकिन ये दलितों की बात करने वाले, ये पिछड़ों की बात करने वाले, ये अल्पसंख्यकों की बात करने वाले 4 बार सत्ता में रहते हुए इन्होंने एक बार भी उस रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास नहीं किया। इवन 2012 से 17 के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से थी, अगर ये विधानसभा के अंदर, ठीक है, ये जवाब सपा से हम लेंगे, ये जवाब सपा से लेंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि आज विधानसभा के अंदर जो सवाल और उसके जवाब हुए उस पर एक टिप्पणी प्रतिभान त्रिपाठी जी की भी जरूरी है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। प्रतिभान जी। आस्था जी, दरअसल जो आज बहस हुई विधानसभा में, मैं तो वहां मौजूद था, जो बातें उठी वो लाजिमी थी। पक्ष ने, सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है और विपक्ष को आरोप लगाने का, लेकिन तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए। अखिलेश जी ने योजनाओं के फेल्योर की बात की, अखिलेश जी ने जाति जनगणना की बात की, विकास के आंकड़े जो रखे गए दोनों ही एक दूसरे को गलत बता रहे हैं। लेकिन मैं योगी जी की उस बात से सहमत हूँ। योगी जी ने जो कहा कि विपक्ष में, हाँ, ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहे, ठीक है, उनका काम है, लेकिन एक तथ्यपरक बात यह है कि योगी जी ने एक बात कही कि अखिलेश जी विपक्ष होमवर्क करके नहीं आता, ये सही है। कल दो दिन पहले एक सवाल आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार का गुंडा एक विधेयक सरकार राज्यपाल ने वापस कर दिया और उसको समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्ष है उसकी मुख्य भूमिका होनी चाहिए इस पर सवाल खड़ा करने का, वो चुप लगा गई। क्या इसे मिली भगत माना जाए, क्या इसे कुछ और अदर वे में लिया जाए, या सरकार की या विपक्ष की समाजवादी पार्टी की नाकामी मानी जाए? तो योगी जी का ये बात है कि इनको, उन्होंने किसी और कॉन्टेस्ट में कहा, लेकिन बात यहाँ लागू होती है। इस बात की चर्चा भी आज विधानसभा में होती रही कि जो काम करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, वो कांग्रेस की विधायक आराधना बिस्वा मोना ने किया। ये कैसा होमवर्क करके आते हैं, ये किस तरह की बातें करते हैं और विकास की दावे करते हैं, जब खुद पावर में होते हैं तो वापस। अखिलेश यादव ने होमवर्क को लेकर सरकार पर पलटवार किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के पास समय नहीं है होमवर्क करने का। देखिए, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो जनता के मुद्दों की बात है उनसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। होमवर्क की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए पीछे अतीत में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किए हैं, सिर्फ समाजवादियों का काम नजर आ रहा है। समाजवादी सरकार की अगर बात करें 2017 के पहले क्या था, ये बार बार मुख्यमंत्री जी सदन में बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं। 2017 से पहले समाजवादियों ने डायल 100 दी थी, समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, समाजवादियों ने 1090 दी थी, समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया था, देश का सबसे बड़ा लंबा एक्सप्रेसवे बनाया था। वो काम किए थे जिससे उत्तर प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह नफरत और जोड़ो तोड़ो की राजनीति। इसीलिए आज हम जाति जनगणना की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पिछले दलित अल्पसंख्यक के आरक्षण की, उनके लिए बात करते हैं, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी में पीडीए के ऊपर अत्याचार और अन्याय हो रहा है उस पर रोकथाम लगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अभी हाल ही का बयान आपको भी मालूम होगा, उन्होंने कहा कि जिस जातिवाद की बात विपक्ष करता है तभी करता है जब उसको लगता है कि सारे हथियार फेल हो गए हैं, मेरे लिए तो सिर्फ 3 वर्ग अहम है,
जिसमें गरीब है, जिसमें नौजवान है, जिसमें महिलाएं हैं और जिसमें किसान हैं। हम जातियों की बात नहीं करते, हम बांटने की बात नहीं करते। किस किसान की आय दोगुनी कर दी प्रधानमंत्री जी ने, बता दीजिए। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किस किस को अपना घर मिल गया, बता दीजिए। कौन सी वो दिवाली और होली आएगी जिसमें सिलेंडर मिलेगा, बता दीजिए। उज्ज्वला योजना का क्या हुआ, बता दीजिए। आयुष्मान योजना का क्या हुआ, बता दीजिए। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा, ये आयुष्मान योजना इन्होंने निकाली, धरातल पे कोई स्कीम नहीं है, सिर्फ मीडिया के सामने आके बड़े बड़े जुमले भेज के चुनाव को डाइवर्ट और मैनिपुलेट करना भारतीय जनता पार्टी का काम बन चुका है। आज समाजवादी पार्टी की और विपक्ष की जो मजबूरी है कि साहब देखिए 70 साल एक पार्टी की सरकार थी, तब ये नहीं लेके आए जातिगत आरक्षण की जो बात है, ये आप कह रहे हैं कि जाति गणना होनी, तब नहीं इन्होंने किया। 10 साल एक पार्टी मंडल कमीशन रिपोर्ट पे बैठी रही 80 से 90 तक, तब इनको याद नहीं आई दलितों की, अल्पसंख्यकों की और जो कमजोर वर्ग की। अब आप देखें कि पिछले 2012 से लेके ये लोग पहले उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे पसंद थे, फिर बुआ बबुआ पसंद थे, फिर लड़के पसंद थे, फिर सबको नापसंद कर दिया। फिर ये पीडीए लेके आए, 6 महीने भी पीडीए नहीं चल पाया उन्होंने, क्योंकि पिछड़ा जो पीडीए था वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था। फिर उन्होंने कहा अल्पसंख्यक को हम बेवकूफ नहीं बना पा रहे, तो उन्होंने कहा अल्पसंख्यक को हटा के इसको अगड़ा कर दो। फिर इन्होंने, आप देखें कि पिछले जब चुनाव से पहले जब उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ था, जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, विजय मिश्रा पे कार्रवाई हुई, तो बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब 6 आतंकी पकड़े गए मलिहाबाद में, तो बता दिया गया भारतीय जनता पार्टी और की सरकार जो है वो अल्पसंख्यक के खिलाफ है। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ, ओबीसी समाज के कुछ लोग थे जिनका इनकाउंटर हुआ, तो बता दिया कि सब ओबीसी के खिलाफ, लेकिन सब हमको वोट दे रहे हैं। क्यों नहीं? ये जो कहानी गढ़ रहे हैं, ये कहानी जनता को क्यों नहीं बता रहे? ये जो झूठ की राजनीति हो रही थी अब तक, इस पर पूर्ण विराम लगेगा। पिछले 10 अल्पसंख्यक के बाद इसलिए आ रही है, जो मलाई सत्ता की चाटनी थी भारतीय जनता पार्टी ने चाट ली। देख लीजिएगा 2024 का चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश से सफाया होने जा रहा है, और देश में विपक्ष का प्रधानमंत्री होगा, जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी टक्कर से खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के सामने। धरातल में, ग्राउंड लेवल पे हमारा पूरा संगठन पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने की पूरी तैयारी में है। इस बार आप जनता को छल कपट और झूठ की राजनीति करके बहला फुसला नहीं सकते। अब कुछ और पैतरा बनाइए, अब आप सत्ता से बाहर जाने की तैयारी कर लीजिए। शरद त्रिवेदी जी, देखिए सत्ता में तो ये वहां भी भागीदार बनने जा रहे थे मध्य प्रदेश में, तो वहां से कांग्रेस ने इनको भगा दिया। अब ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आएगी तो ये उनको भगा देंगे। अरे भाई, आपने इतना अच्छा काम किया तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप चुनाव की तैयारी करिए। इन्हीं साहब हम इसको पिछड़ा कर देंगे, इसको अगड़ा कर देंगे। अब अल्पसंख्यक को पीडीए में एक को अल्पसंख्यक, अरे हमारी स्ट्रेटजी से आपको क्यों आपत्ति है? आप भी तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए ना, अपने घर में जाकिए, अपने गरीबान में जाकिए, दूसरों के घर में कूद कूद के क्यों देख रहे हैं? हमारे साथ पिछले 10 अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई सारे लोग हमारे साथ हैं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता इतनी हो गई है कि हर एक इंसान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फॉलो करने लग गया है। जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीटीए का नारा दिया है और पिछले दलित अल्पसंख्यक की हम बात करने लगे, जब से हमने इस बीज को उगाने का कार्य किया, देख लीजिएगा ये बीज जल्द से जल्द एक वृक्ष में उत्पन्न होएगा, और ये वृक्ष पिछले दलित अल्पसंख्यक भाइयों को सबको एक ना कहीं छांव देने का काम करेगा। उसी का डर है, उसी का डर है भारतीय जनता पार्टी को, उसी का डर है कि 2024 में कहीं चुनाव को डगमगा ना दे। बाबूजी चुनाव डगमगा। ठीक है, आप दोनों आपस में मत उलझिए। प्रियंका गुप्ता जी, बात अगर यूपी की करें तो आज सदन के अंदर से ये भी मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया कि 2024 ही नहीं, हम तो 27 के लिए भी फिक्स कर चुके हैं अपने आप को। इतना काम हमने कर दिया है और कर रहे हैं एक विजन के साथ कि 2027 में भी हम ही हैं। देखिए, लगातार हारती भारतीय जनता पार्टी, इसका जनाधार खोता चला जा रहा है, हर जगह कंफ्यूज नजर आती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि 2011 का डाटा अभी तक सार्वजनिक किया क्यों नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी ने जो काम करवा दिया उसको तो सिर्फ आपको आंकड़ा सार्वजनिक करना है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद आप ब्लेम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और आज अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दों की बातों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल है। अब अलग अलग मंचों पर प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी कहते चले आए, और आज जब बात होती है तो वो कहते हैं कि गरीब जाति है। अरे दिन भर में 5 बार आप 5 लाख के सूट बदलते हैं, उसके बाद आप अपने आप को गरीब कहते हैं। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और है। हकीकत ये कि जनता को ये क्यों नहीं बताते कि उत्तर प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे पाते, जब आप दूसरे राज्यों में जाकर 400 रुपए का सिलेंडर की बात करते हैं।
क्या आपको आईना नहीं दिखता? कम से कम खुद घर से निकलते होंगे तो आईना देख के निकलते होंगे ना, वो भी नहीं दिखता आपको। आस्था जी, मेरा अनुरोध है कि जब मैं बोलूं तो हमारे मित्र जो बोल रहे हैं वो बोले, मैं उनकी पूरी सुनूंगा। बिल्कुल, आप सबकी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस चीज का भरपूर ध्यान रखा जाता है इस कार्यक्रम में। बोलिए शरद जी। आस्था जी देखिए, हमसे कांग्रेस ने ज्यादा काम किया ये हम मानते हैं। आप देखिए पंजाब में इन्होंने हमसे ज्यादा काम किया। 53% डेट टू जीडीपी रेशियो है, हाईएस्ट पूरे भारत में पंजाब का। वहां तनख्वाह बांटनी मुश्किल हो रही है, इनके पापों का प्रायश्चित आम आदमी पार्टी कर रही है। उसके बाद आप देखें राजस्थान में 48% डेट टू जीडीपी रेशियो। इन्होंने इतना समाज कल्याण का काम किया है कि 2 सरकारों का दिवाला निकल चुका है। और पंजाब राजस्थान में जो पेट्रोल बेच रहे हैं ये 12 रुपए लीटर बेच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 96 रुपए लीटर पेट्रोल है। तो ये कहां से पैसे ला रहे हैं? अरे भाई जनता पेट्रोल कम कर दीजिए, आपका पेट्रोल कम करिए, कोई भी ऐसी डीजल का रेट आप राजस्थान में कम कर देते तो सब कुछ अपने आप सस्ता हो जाता। अच्छा, जब इन्होंने हिमाचल में चुनाव लड़ा तो इन्होंने कहा वहां गरीबी दूर कर देंगे, वहां इन्होंने 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। यहाँ सबसे महंगा गैस का सिलेंडर आप बेच रहे हैं, पेट्रोल डीजल सबसे महंगा आप बेच रहे हैं, उसके बाद आप राजस्थान की सरकार से पूछ रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो 1241 रुपए गैस का सिलेंडर बिकता था। 2014 में 1241 रुपए गैस का सिलेंडर बिकता था। आप बताइए ना, उस समय आपने कुछ नहीं कर दिया। रोजगार दिया आपने, कितना रोजगार दिया आपने, ये बताइए ना। आप बेरोजगार ही रहेंगे। पिछले 9 साल से 10 साल से कांग्रेस और विपक्ष बेरोजगार है, ये आगे भी बेरोजगार रहेंगे। इनकी गरीबी दूर होने वाली नहीं है। ये पहले जनता जो है वो गरीब होती थी और नेता अमीर होते थे। अब जनता आप देखें कि किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। $800 बिलियन का हमारा निर्यात हुआ है, $650 बिलियन के हमारे। एक एक करके बोलिए आप दोनों। प्रियंका जी आप अनइंटरप्टेड बोली, शरद त्रिवेदी जी ने आपको सुना, अब उनका भी जवाब सुनिए। बोलिए 10 सेकंड शरद जी, फिर सुभाष चंद्र यादव। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाईएस्ट इतिहास में है, हमारे एक्सपोर्ट हाईएस्ट इतिहास में है। 16% निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा निवेश जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे ज्यादा सड़कें उत्तर प्रदेश में बनी है। सब 19 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं और 5 एयरपोर्ट अभी कार्यान्वित है, उनपे कार्य चल रहा है। हमने ये जो इन्होंने सपना दिखा रहे थे समाजवादी पार्टी कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे जेवर में, और कांग्रेस दिखा रही थी हम बनाएंगे। जब कांग्रेस बनाना चाहती तो सपा ने उनको जमीन नहीं दी। हमारी केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में सरकार थी। 17 में हमने शुरू किया है और इस साल एंड में अगले साल। आज मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रैपिड रेल का जिक्र होता था तो पूर्व की सरकारों ने जरूरत ही नहीं समझी कि रैपिड रेल जरूरी भी है प्रदेश के लिए। मेट्रो का जाल फैलाया गया मौजूदा सरकार में हुए दोनों का। उत्तर प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि हल्की सी मामूली सी बारिश हो जाए तो उत्तर प्रदेश में नाव चल जाती है। होमवर्क की बात है तो बताता हूं, एक निजी अखबार में छपा है आज ही, पूर्वांचल के 4,13,000 बच्चे ठंड में बगैर स्वेटर जा रहे हैं स्कूल। कहां की मैं आपको लेकिन आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने इस बात पर तथ्य रखा है और कहा है कि यूनिफॉर्म, स्वेटर, सॉक्स, बैग, इस सब का पैसा अब डायरेक्ट पेरेंट्स के अकाउंट में जा रहा है। इसमें कोई धांधली नहीं है। घटिया स्वेटर आ गए, आए तो बटे नहीं, बटे तो पहुंचे नहीं, कुछ को मिले कुछ को नहीं मिले, सीधा अकाउंट ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे यूनिफॉर्म के नाम पे। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है। आज अखबार ने छापा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, इस पर रोकथाम होनी चाहिए ताकि बच्चों के साथ अन्याय ना हो उत्तर प्रदेश में। चलिए, ये आपका दावा है। शरद त्रिवेदी जी आपका जवाब, फिर सुभाष जी का रुख करूंगी। आस्था जी, अब जितने भ्रष्ट है उनका अचार डाला जा रहा है। इनके कार्यकाल में नोएडा में 2700 प्लॉट एक रात में अलॉट हुए थे, और जो उसमें लकी विनर्स थे, क्योंकि लॉटरी से निकले थे, जो लकी विनर्स थे उसमें प्रदेश अध्यक्ष इनके थे, जिला अध्यक्ष इनके थे, नोएडा का पूरा अथॉरिटी के जितना स्टाफ था। हम तो कह रहे सूची जारी करवा दो अपने लोगों की भी और हमारे लोगों की भी। जिस दिन सूची जारी हो रही ना, देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी आधे से ज्यादा, 1 मिनट बचा है मेरे पास, आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हो जाएंगे। सुभाष जी आपका कमेंट फाइनल रहेगा। ठीक है गौरव चाचरा जी, भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, आपकी सरकार आएगी तो आप ऐसा करेंगे। ठीक है सुभाष जी, लास्ट 3 सेकंड है। रास्ता जातिगत जनगणना के मुद्दे के ऊपर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही थैली की चट्टे बट्टे, चोर चोर मैं भाई।
ये बार बार जातिगत जनगणना का जब मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना की बिल्कुल याद नहीं आती है। 4 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार को ये बोला था कि 27% आरक्षण जो किस गिनी चुनी जातियों को मिल रहा है, उन सारी जातियों को मिला के जो समान रूप से सारी जातियां उनके अंदर समान रूप से बांट दिया जाए। लेकिन 13 सितंबर 2013 को समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस आदेश के ऊपर स्टे ले लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों को धोखा देने का काम करती है, और जब उनको अधिकार देने की बात गौरव चाचरा जी, शो क्लोज करना है मुझे, 10 सेकंड फाइनल कमेंट आपका। सदन में भी ये बात पूर्व में उठी थी, 17,000 जातियों को बाहर क्यों किया गया? आपकी सरकार थी तब। बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, वो किस सरकार में हुआ? आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जो आपने आरक्षण का। आप उनके सवाल का जवाब दीजिए, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए गौरव जी। बताइए क्या सवाल था? हाँ, सवाल उनका था जब आपकी सरकार थी तो कुछ जातियों को बाहर कर दिया गया था ताकि उनको लाभ नहीं मिल पाया आरक्षण का। देखिए हमारी सरकार में क्या हुआ था, क्या हुआ था, सारा रिकॉर्डेड है, सब कुछ हुआ। हम सारी जातियों को साथ में लेकर चलते हैं, सभी भाइयों को, सभी लोगों को हमने साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, आप सबके अपने अपने दावे हैं, आप सबके अपने अपने दावे हैं। समय खत्म हो चला है, मुझे बहस को यही विराम देना होगा। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आज सदन के अंदर योगी वर्सेस अखिलेश नजर आए, क्योंकि तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए और उनके जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए, और यह भी कहा 24 तो क्या 27 में भी हम आएंगे। बात जीरो टॉलरेंस की भी हुई दोनों तरफ से, बात भाई भतीजावाद परिवारवाद की भी हुई, करप्शन की भी हुई, और बात हर उस मुद्दे की हुई जो जनता से जुड़ा हुआ है। सवाल भी पूछे गए, जवाब भी आए, लेकिन असल तस्वीर क्या होगी भविष्य में ये जनता ही तय करेगी। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।